अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि मुल्की सियासत में ये रवायत आम रही है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसको पहले साल मुख्तलिफ बहरानों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना उनके पास वाज़ेह हिकमत अमली होती है, ना उसकी हुकूमती मशीनरी पर मजबूत गिरफ्त होती है, और ना ही उसे दाखिली और खारजी महाज पर दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक होता है, जिसकी वजह से हर नई हुकूमत को पहले साल भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में जब भी नई हुकूमत बनती है तो सबसे पहले इंतखाबात की साख पर सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। 2013 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी ने आरओस का इलेक्शन कहा। तहरीक इंसाफ ने कभी 35 पंक्चर्स की बात की तो कभी 4 नशिस्तों पर धांधली के मामले को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। 2018 के इंतखाबात हुए तो एक बार फिर इंतखाबात की साख पर सवालात उठे। RTS कब, क्यों, कैसे बैठ गया, ये सवाल अब तक हल तलब हैं। उस वक्त की असेंबली में वजीर आजम के लिए सिलेक्टेड और लाडले के नारे लगाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कारकर्दगी की वजह से पहले साल में शुरू होने वाली तनकीद का सिलसिला उनकी हुकूमत के खात्मे तक जारी रहा। रवां साल के आगाज में होने वाले आम इंतखाबात की बात की जाए तो उन्हें ROs और RTS के बजाय फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इलेक्शन कहा गया। कहा जाता है कि इंतखाबी मैदान में बल्ले की अदम मौजूदगी के बायस मुतनाज़ा जीत के साथ मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों के साथ रवां साल मार्च में हुकूमत बनाई तो उसे मईशत, खारजा पॉलिसी और अपोजिशन के एहतजाज की वजह से बेतहाशा मसाइल का सामना रहा। लेकिन 9 माह गुजरने के बाद मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। मनचाही कानून साजी के बाद अदालती महाज पर भी इस हुकूमत के लिए कोई बुरी खबर फिलहाल नहीं आ रही। देर से ही सही, लेकिन अब सड़कों पर भी अमन व अमान नजर आ रहा है, क्योंकि लगता है कि अपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ एहतजाज कर करके अब थक चुकी है। गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स आशिकाने इमरान खान को बचकाना तसलियां दे रहे थे कि हुकूमत इमरान खान को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकती और वो 15 से 20 दिनों में रिहा हो जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। इमरान खान की रिहाई तो दूर, जेल में बैठे बैठे उन पर बनने वाले मुकदमा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन कारकुनों को असल हकीकत बताने के बजाय आज भी तसल्लियां देने का सिलसिला जारी है। अब तो 2024 को खत्म होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। नया साल दस्तक दे रहा है, लेकिन इमरान खान की रिहाई का जैसे ही कोई इम्कान नजर आता है तो फौरन उन पर नए मुकदमात बन जाते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खारजा महाज पर भी कड़े चैलेंजेस दरपेश थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सऊदी अरब के किरदार पर पहले शेर अफजल मरवत और फिर बुशरा बीबी ने तनकीद की, जिसका हुकूमत ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 6 माह में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 5 मुलाकातें की, जिससे जाहिर हो रहा है कि यकजान दो कालिब का सफर पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी शायद जारी हो सारी है। मईशत और खारजी महाज के अलावा हुकूमत को एक और तरफ से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका था। उसका हल हुकूमत ने 26वीं तरमीम की सूरत में निकाला। इस तरमीम के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आईनी बेंच बना और सीनियरिटी का मामला भी खत्म कर दिया गया, जिसके बाद हुकूमत के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़रीन, हुकूमत 3 माह बाद अब तक पहला साल मुकम्मल कर लेगी। पहले 9 माह तो हुकूमत ने जैसे तैसे गुजार ही लिए, लेकिन क्या अब हुकूमत के लिए आगे खैर ही खैर है? क्या तहरीक इंसाफ, जो अभी 24 नवंबर को आफ्टर शॉक से नहीं निकल पा रही, एक बार फिर नए साल के आगाज पर शहर इक़्तिदार का रुख करके हुकूमत को चैलेंज कर पाएगी? क्या वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमती मुश्किलात कम होती जाएंगी या इनमें मजीद इजाफा होगा? इसी पे तफसील से बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा भी हमें आज ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। गरीदा साहबा, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा, ज़रा हमें एक न्यूट्रल व्यू सबसे पहले इस सारे हालात का ज़रा मिल जाए। आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत के लिए जो मुश्किलात थी, चाहे वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट से चंद फैसले उनके खिलाफ आ रहे थे, फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई, मुआशी मुश्किलात, डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी, ख़ासतौर पर साइफर के उस मामले के बाद, अब आपके ख्याल में हुकूमत की मुश्किलात अब कम हो गई हैं या अभी पिक्चर अभी बाकी है जिसे कहते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब एंड क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन एंड क्वाइट अ वंडरफुल क्वेश्चन आई मस्ट से। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को हम 2 एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। एक तो एस्पेक्ट वो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, उस बयानिया को अगर हम देखें तो ये हुकूमत हमें नाकाम नजर आती है। PTI के मुताबिक मईशत भी इस वक्त काम नहीं कर रही,
हुकूमत की उनके नजदीक तो इलेक्टोरल और वैसे ही जो सोशल एंड पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, जो मैंडेट है, वो मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक तो इस हुकूमत को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त रोजाना की बुनियाद पे कोई 1 लाख का हिस्सा उबूर कर जाती है। तो अगर हम पीटीआई का बयानिया देखें तो हमें इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती है। लेकिन तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है। दूसरा रुख ये है कि ठीक है, इस वक्त हुकूमत स्ट्रगल कर रही है इस मैंडेट के बयानिए पे, और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का अपना कोई बयानिया न होना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बावजूद इसके कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की पिछले 9 महीनों की, 10 महीनों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खास तौर पे, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, सो मच हो कि सिंध गवर्नमेंट की सरप्राइजिंगली अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको बहुत हद तक बेहतर नजर आती हैं इन कंपैरिजन टू खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस। ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि केपी में परफॉर्म ना कर सकने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉपुलिज्म का बयानिया दे रही है वो बहुत तगड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पे कोई सवाल नहीं करता। पंजाब की गवर्नेंस जो कि बहुत अच्छी है, सिंध की भी बहुत अच्छी है, फेडरल गवर्नमेंट मईशत के हवाले से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेट्स कीप इट इन माइंड कि जो पोस्टर बॉय थे पीटीआई के, असद उमर साहब, वो खुद अब एडमिट कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने मईशत की सम दुरुस्त कर दी है। ही वाज द ओपनिंग बैट्समैन, ही वाज द ओपनिंग इकोनॉमिक बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अगर कभी इमरान खान बाहर आते हैं, जो कि फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है, तो मेरा ख्याल है कि जो चंद लोग पीटीआई में वापस आ सकेंगे बिला किसी तरद्दुद के, उसमें असद उमर वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, एंड परहैप्स ही वुड बी अगेन द इकोनॉमिक ब्रेन ऑफ पीटीआई। खैर ये तो हम बहुत फार अहेड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग एट अ स्ट्रेच। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हुकूमत का जो मुश्किलात नजर आ रही हैं वो उनके अपने बयानिए की कमजोरी है। बावजूद इसके कि आप इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एडमिट करने वाली बात है कि आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी नजर आती है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम तक है, मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म ने अभी चंद दिन पहले कहा कि जी महंगाई 4.9% पे आ गई। मुझे नहीं समझ आता, मंसूर खान साहब आपके घर में ग्रोसरी आती होगी, मेरे घर में चीजें आती हैं, ग्रोसरी आती है, महीने का बिल आता है, आपका बिजली का बिल आता है, गैस, अभी गैस सर्दियां अभी स्टार्ट हुई नहीं, इस दफा तो उतनी शिद्दत से नहीं आई, बट इस्लामाबाद में गैस का बहरान शुरू हो चुका है। तो गैस आपको मिलती नहीं है लेकिन बिल आपका आता है। तो वो जो ट्रिकल, मुझे समझ नहीं आती कि 4.9% महंगाई की शरह अवाम को महसूस क्यों नहीं हो रही, अवाम को उसका रिजल्ट नजर क्यों नहीं आ रहा। सो या आई थिंक दिस वुड बी अ बैलेंस्ड आंसर आपके सवाल के लिए। नहीं मैदर पंचोता साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, गरीदा साहिबा ठीक है वो माशी शादियों के हवाले से चंद रिजर्वेशन उनकी है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो ये खुद कह रही है कि बेहतर है, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बेहतर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर नजर आ रही है पंजाब की, सिंध की, वफाकी हुकूमत की। तो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रूम कौन सा बच जाता है कि वो दोबारा बार बार जाके एहतजाज करे? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जहां इस गवर्नमेंट की बात है तो वो 8 फरवरी को आवाम ने इन्हें मुस्तरद किया और फिर धौंस धांधली से जिस तरीके से इनको बनाया गया वो पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर बात कर रही है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन धांधली ज्यादा हुए हैं, और उन धांधली ज्यादा आने के लिए अगर जो है वो इनको क्रैक डाउन करना पड़ता है, लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है, बेगुनाह को लोगों को जेल में डालना पड़ता है, मुकदमे बनाने पड़ते हैं, गोलियां चलानी पड़ती हैं, जो कुछ करना पड़ता है वो ये कर रहे हैं, और उसकी वाज़ेह मिसाल आपने डी चौक के अंदर देखी है। देखिए, उस दिन भी अगर आप लोग जो हैं इस्लामाबाद क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे, वो चाहते थे कि क्योंकि सियासी तौर पर तमाम मुकदमात बनाए गए हैं, उनके लीडर को जेल में डाला गया है, हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडरान को जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई के साथ वो मैंडेट की वापसी चाहते हैं, क्योंकि केपी में अगर मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बर्तरी है, और उसका वाज़ेह सबूत फार्म 45 आपके पास है। और उसकी थर्ड जो मिसाल है वो ये है कि अगर कोई जज ये कहता है कि फार्म 45 लेकर आ जाए, तो ये आगे से कहते हैं कि हमें इस जज पर एतराज है क्योंकि ये इतनी जल्दी कर रहा है। हालांकि कानून में ये है कि 180 डेज के अंदर आपने पटिशन डिसाइड करनी है। आप मुझे बता दें कि क्या 180 डेज के अंदर पटिशन डिसाइड हो गई हैं? 2 फरवरी कब था, सॉरी 8 फरवरी कब था,
और अब कौन सा? अब तो आप देख लें कि कितने महीने हो गए और ऊपर गुजर गए, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए लेकिन नईम भाई, मेरा नईम साहब जो सवाल ये है कि इस सारी आपकी बात में दम है, ये मैं आपको पहले कह दूं, आपकी बात में दम है, लेकिन सर दम सिर्फ बातों में नहीं होता ना, लोगों में भी तो दम दिखाना है। जब तक लाख बंदा, 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा इस्लामाबाद जाके एहतजाज नहीं करेगा, सर हुकूमत को तो फर्क ही नहीं पड़ना। वो कह रहे हैं आ जाएं, दूसरी दफा दोबारा आ जाएं, जनवरी में आए, फरवरी में आए, आते जाएं, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वही बात कर रहा हूं कि लाखों बंदा निकल कर इस्लामाबाद आया, पुरअमन एहतजाज करने के लिए आया, पुरअमन एहतजाज उनका हक था, वो आए, वो आईन पाकिस्तान देता है। वो जो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जो कि एक सियासी ऑर्डर था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से एक हुकूमत या उन तमाम लोगों को सहूलत करनी थी कि आप कर लीजिएगा, क्रैकडाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डी चौक आइन के अंदर किसी जगह के ऊपर किसी किताब में नहीं लिखा कि कोई जमात आकर नहीं बैठ सकती, एहतजाज नहीं कर सकती, या तो बाकी जमातें आज तक ना आई हो तो फिर आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाएं। मैं सीधा नईम साहब सीधा सवाल करता हूं, लोगों को क्या इस वक्त मईशत से कंसर्न है, या उनका पहला मसला यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है? इन दोनों में से कौन सी चीज है सर? जाए हलफ के ऊपर बताया जाए, कोई भी आकर बात करता है ना जी कि गोली, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है। हमें बताया जाए कि गोली जो है वो क्यों चलाई गई, ये बैरिस्टर साहब बता देते हैं। हमारे लोग कहां गायब हैं? कितने शोधा आपने उनको गायब, कितने लोगों को गायब किए हुए? 12 शोधा, मैं आपको लिस्ट फराहम कर देता हूँ, ये मेरे पास मौजूद सर। मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ ना, मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ सर, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ सर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब सर, इस सवाल का जवाब दे दें, गोली क्यों चलाई सर? ये ट्रेंड पे चला रहे हैं पीटीआई वाले, बार बार हर जगह चला रहे हैं, इनको जवाब दें सर, गोली क्यों चलाई? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल असल सवाल तो यही है कि गोली क्यों चलाई और गोली किसने चलाई। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। 3 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई, एक पुलिस वाले की हुई, एक एफसी वाले की हुई, दीगर मुतअद्दिद जो हैं आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशल्स, जिसमें पुलिस के हैं, जितने बाकी एहलकार, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनको विज़िट किया। मैंने ख़ुद बल्कि पीएफ हॉस्पिटल में बरामा बातर इंटरचेंज पे जो कुछ हुआ और उससे पहले कटी पहाड़ी पे हुआ, उस पुलिस एहलकार के पाँव में या टांग में 2 गोलियां लगी हुई थी, वो मैंने ख़ुद देखा। मैंने सोशल मीडिया पे मौजूद हैं तमाम तर वीडियोस। एसपी साहब के सर पे 12 टांके लगे, वो डंडे चले, उसके अलावा उनकी आंख देखने वाली थी, और ये दीगर जितने बाकी 12 से 15 एहलकार थे वो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मजरूबात थी और गोलियां भी चली। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गोलियां नहीं चली। तो सवाल तो असल में यही है कि गोली क्यों चलाई। क्या उन एहलकारों पे क्या वो कम पाकिस्तानी हैं, या वो आप जितने पाकिस्तानी नहीं हैं, या आप जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हैं, या वो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहे थे, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर रहे थे? तो आपको किसने कहा कि आपके लोग वहाँ पे इश्तियाल दिलवाएं अपने लोगों को और वहां पे उनको मसल्ला करके लेके आए और फिर वहां पे गोली चलवाएं? असल तो सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई एहलकारों पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों? ये बैरिस्टर साहब, ये जो आपने नाम बताए अभी, आपने कहा 3 रेंजर्स एहलकार, एक और आप दोबारा जरा रिपीट कर दे, कौन कौन था? 3 रेंजर्स एहलकार और जी, एक एफसी के थे, एक पुलिस के थे। अच्छा, ये 5 एहलकार जो वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, ये जो शहीद हुए हैं, ये तो शहादतें हुई ना जो मैंने आपको बताया, ये शहीद हुए हैं। उसके अलावा सर एक सवाल ले लें, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 5 शहादतें हैं, ये गन शॉट वुंड्स की वजह से हैं? देखिए, मैं गन शॉट गोली की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कम से कम उसके साथ एक नेक्सस जरूर ड्रॉ कर रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी शहादत हुई और इनकी पार्टी में किसी एक लीडर को इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी। अपने लोगों का तो ये उन्होंने कहा कि 100 हैं, सैकड़ों हैं, 200 हैं, 40 हैं, 28 हैं, 50 हैं अलेजिडली जो लोग शहीद हुए हैं। तो क्या ये कम पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए? इस पूरे फियास्को में जिस तरह भी वो शहीद हुए आपके सामने है, वो किस तरह शहीद हुए। आपको पता है कि रेंजर्स वाले किस तरह शहीद हुए, आपको पता है कि वो तमाम तर सिचुएशन जो थी एफसी के एहलकार की और एहलकार था जो शहीद हुए। सर, आपने जब वो अपने जवाब का आगाज किया ना, तो आपने कहा कि मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि गोली क्यों चलाई। तो मैं इसलिए आपकी बात से मैंने शायद ये अज्यूम किया कि वो जो 5 अफराद थे, मैंने तो विजिट किया ना। मैंने नहीं
मैंने आपको ये बताया कि वो देखें उनकी शहादतें हुई, लेकिन क्या किसी इनके पार्टी के किसी एक मेंबर ने उसको कंडेम किया? नहीं किया, आज दिन तक नहीं सर किया। उन्होंने जिन 12 से 15 एहलकारों पर सोशल मीडिया पे मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप कंडेम करेंगे, लेकिन बाकी पार्टी के लोगों को तो बिल्कुल भी। विल यू कंडेम? जी मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, आप कंडेम करेंगे? उन 12 में सुन लीजिए, एक थोड़ी सी वजाहत, मैं कंडेम बिल्कुल ज़रूर करता हूं इसको, लेकिन उन 12 में 2 जो हैं उनकी इतलात हैं कि वो तो जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे फाइन एंड इन गुड हेल्थ अपेरेंटली। उसमें बाकी जो 6 लोग हैं वो आपके अपने सोशल मीडिया राउंड्स पे वो तमाम तर आपके बयानात, आप मुझे बताएं कि क्या सलमान अकरम राजा साहब ने बात नहीं की? उन्होंने कहा कि ये हमने आदाद शुमार जो दिए वो गलत दिए। ही इज ऑन रिकॉर्ड, एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा है कि ये आदाद शुमार गलत थे। उन 12 लोगों में से 6 जो लोग हैं, हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के मुताबिक वो 6 लोग जो हैं वो एलियंस हैं, इलीगल, यहाँ पे इलीगली एक हमसाया मुल्क, ऑब्वियसली आपको पता है अफगानिस्तान से वो ताल्लुक रखने वाले हैं और उनका कोई जो है डेटा मौजूद नहीं है। पीछे रह गए टोटल 4 लोग, पंजोता साहब पीछे रह गए टोटल 4 लोग। अब वो 4 लोग जो हैं उनकी इंक्वायरी बिल्कुल ज़रूर हो रही है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स भी दी है कि तमाम तर वो लोग जो आए थे और जो लोग इस पूरे फियास्को में मुलविस रहे हैं आपकी तरफ से, उनकी निशानदेही हो, उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ताकि पता चल जाए किसने क्या क्या किया है। इसीलिए तो वो टास्क फोर्स बनी है, ताकि कम से कम ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आप लोगों ने जो अपना हिस्सा डाला है इसका, अपेरेंटली आपके मुताबिक तो ये कार खैर था, तो इस कार खैर में जो हिस्सा डाला है तो कम से कम वो तो सामने आना चाहिए। गरीदा फारूकी साहिबा, जिस तरह प्ले किया गया, गरीदा फारूकी साहिबा, इस सारी चीज़ के अंदर ये मेरे और आपसे कंसर्न है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और जिसके ऊपर हुकूमत जो है ना वो पिछले 2-3 दिन से सिग्नल्स दे रही है कि जनाब अब हम पेज टाइट करने लगे हैं। वो है जनाब फेक न्यूज़। वो कह रहे हैं जी फेक न्यूज़ के हवाले से हमने अब जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी है, उसके अंदर ISI भी शामिल है, उसमें MI भी शामिल है, और ये जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं अब उनका जो है वो कला कमा कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये जेन्युइनली हुकूमत इस चीज़ को एड्रेस करेगी या एक्चुअली वो आवाज़ें जो हुकूमत पे तनकीद करती हैं एक्चुअली उनको निशाना बनाया जाएगा? नहीं मंसूर खान साहब, ये इन प्रिंसिपल हम सबको एग्री करना पड़ेगा। ये हमारे अंदर, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में भी ये बड़ी फॉल्ट है, ये बड़ी फॉल्ट लाइन है हमारी, कि जहां पर हम फेक न्यूज के कला कमा की बात करते हैं, उसको कर्ब करने की बात करते हैं, साथ ही हम आजादी इजहार राय, आजादी सहाफत के खोखले नारे मारना शुरू कर देते हैं। वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर आवर ओन सेल्व्स एज वेल, कि क्या हम वाकई किसी फेक न्यूज पेडलर को बचाने की, किसी प्रोपेगेंडिस्ट को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जिन्होंने AI की फेक इमेजेस लगाई हुई थी, जो फेक बयानियां बनाते हैं। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं जरा बाद में देती हूँ, पहले मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो कहा जाता है ना कि जी डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया, रोका क्यों गया हमें, फलां क्यों किया गया, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखती हूँ। जिनकी तरफ से यह बयानिया दिया जा रहा है PTI, इस वक्त वो यही बात कर रहे हैं ना कि जी आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो आपका आइन का आर्टिकल नंबर 5 है जो कहता है कि जी लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नंबर 1। तो जिस तरह के एहतजाज आप कर रहे हैं, जो तर्ज सियासत है आपका, क्या वो लॉयल है स्टेट के लिए? क्या वो ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है? दूसरा, अब इसी का एक आगे जरा मैं आपको जवाब देती हूँ। कहा जाता है जी डी चौक आने से क्यों रोका गया? अगेन, चूंकि PTI बयानिया बनाती है कि जी आइन की सुप्रीमेसी होना चाहिए, तो आइन का आर्टिकल नंबर 16 जो कि राइट टू असेंबल है, वो कहता है जी हर सिटीजन को ये राइट है कि वो कहीं पर भी जमा होके जुलूस करे, इज्तिमा करे, लेकिन पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, असलहे के बगैर, नंबर 1। लेकिन उसमें भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है स्टेट, अगेन रेफरेंस टू द आर्टिकल नंबर 5 कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो आर्टिकल आपका जो 16 है वो कहता है कि जी आप स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है आपके इज्तिमा पे तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो डी चौक जब ये बाय लॉ कह दिया गया कि रेड जोन में है, दफा 144 नाफिज है, लॉ है ना, आपको लॉयल होना है स्टेट के लिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की ओबीडियंस करनी है। आप कहते हैं ना आइन सुप्रीम है PTI, तो जब आइन आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो आप क्यों नहीं मानते?
मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू। अरे वाह, आइन की जहाँ पे आर्टिकल्स आपकी मर्जी के होंगे, हाँ, वो आर्टिकल्स आप अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, जहाँ पे आपकी मर्जी के आर्टिकल नहीं होंगे, आप कहेंगे जी हम नहीं मानते। ये तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है? मैं जरा एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूं, जी सिर्फ करें, एक जुमला जी आखिरी। करें, मंसूर जी खान करें, साहब, जी करें। मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे एहतजाज करने, लॉन्ग मार्च लेके, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं आने दिया गया था? वो भी कह रहे थे ना उस वक्त क्या रीजनिंग थी। बिलावल भुट्टो जब लॉन्ग मार्च लेके सिंध से निकले गए थे, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? तो ये किस किस्म का आप खोखला बयानिया बना रहे हैं कि जी हमें डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया? असलहा आपके पास मौजूद था, वीडियो सारी हैं, वो सब कुछ दिखाई गई हैं। AK-47 आपके पास था, SMGs आपके पास थी, हुलेलें आपके पास थी, आंसू गैस के शेल आपके पास थे। मुझे नहीं पता कि वो ब्राजील से इंपोर्टेड थे कि नहीं थे। बहरहाल गाड़ी दिखाई गई सबूत के तौर पे कि जहां पे पेट्रोल के कनस्तर रखे गए हैं, साथ में केमिकल, यानी कि चलती फिरती एक बम वाली गाड़ी तैयार की गई है। तो ये आप आइन के तहत कर रहे थे, ये आइन की सुप्रीमेसी थी। मैं आपके इस हक को डिफेंड करूंगी मरते दम तक कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा तो हम अवाम को ये सब कुछ दिखाएंगे भी, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आप हमें गालियां निकालें, चाहे आप हमें ताने दें, चाहे आप हमारा बाइकआउट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम काम करते रहेंगे। अब चूंकि जवाब मेरा तवील हो रहा है और आपने वो फेक न्यूज वाला भी सवाल किया है, नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं, आप मजीद आप कहीं ना जाइएगा। आपने इतनी खूबसूरती से अपना जवाब दिया है, मेरे ख्याल में इस पे तो नईम हैदर पंचोता साहब से अगर मैं ना पूछूं तो ये ज्यादती होगी। नईम हैदर पंचोता साहब कानून की दलीलें दे के, आर्टिकल्स का रेफरेंस दे के और एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने आपके सामने पूरा केस बिल्ड किया है। कड़वा कड़वा थू थू नहीं करने देंगे आपको। जनाब जवाब दीजिए, आखिर ये सारी चीजें लेकर आते फिर आप कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही आपकी पंचोता साहब, हमने नहीं बंद की, आपके एंड से ना आवाज आएगी भी नहीं, आपको आवाज नहीं आएगी। अब आप आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए आप बोलिए। आवाज बिल्कुल आएगी जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई चुप नहीं हुआ और ना ही कोई चुप करा। आप जितनी मर्जी है कोशिश कर लें, अगवाकारियां कर लें, जो मर्जी है मुकदमात बना लें, इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां बात की गई है कि जनाब डिसाइड किया गया कि आप नहीं आ सकते, पहली बात तो यह है कि डी चौक जो है वो रेड जोन के अंदर नहीं है। इसके साथ बिलावल की बात की गई तो बिलावल बिल्कुल डी चौक का है। मुझे ये दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने किसी एहतजाज के ऊपर, किसी धरने के ऊपर सीधी गोलियां जो है चलवाने के अहकामात दिए हों और गोलियां चली हों, शहीद लोग हुए हों। आप शोधा के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली। हमारा पुरअमन एहतजाज था, इन्होंने हमें यहाँ पर तो ये कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। एक स्टेटमेंट दी थी मोहसिन नकवी साहब ने कि आप जिस जिस जगह पर हैं, जिस जिस जिले में हैं, उस जिले में आप एहतजाज कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। मुझे दिखा दें पाकिस्तान का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर जिस शहर के अंदर एहतजाज का हक दिया गया हो, एहतजाज करने की इजाजत दी गई हो, कहा गया हो कि आप आराम से निकल सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। आप तो घरों में घुस के खवातीन के साथ बहुत सलूकी जो करते हैं, आप मुकदमात बनाते हैं, आप लोगों को अगवा करते हैं, उठा रहे हैं और उसके ऊपर ढिठाई से आप कह रहे हैं कि आप जो है वो देखें जी कि ये पुरअमन नहीं है। यानी आप डिसाइड करेंगे, आपके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि आप धांधली ज़दा इलेक्शन से आप आए हुए हैं आगे, आपके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि आपने आइन को डीरेल कर दिया है, तो क्या आप हमें इजाजत देंगे कि आप एहतजाज कर लें? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि एहतजाज भी करेगा नहीं करेगा? नईम साहब एक सवाल, नईम साहब एक सवाल, नईम साहब एक सवाल, सर एक सवाल, नईम साहब एक सवाल, जवाब मुकम्मल कर लीजिए सर। एक सुन लीजिए, एक सुन लीजिए सर एक सुन लीजिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर सवाल करने दीजिए। हमारी तरफ से कोई असला चलाकर लोगों को जो है वो शहीद किया गया, मुझे दिखा दें कोई ऐसी, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेजेस आज तक मंजर आम पर लेकर आ रहे? क्यों नहीं आज तक उन अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेजेस जो है मंजर आम, पिम्स है, आपका पोली क्लिनिक है, आपका सीडी है, इसके अलावा आपके सेफ सिटी कैमरे हर जगह पर लगे हुए हैं, क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्यों रिकॉर्ड अस्पताल का गायब किया गया है? मतीउल्लाह जान सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा था कि जनाब इस तरह से लोगों को जो है जख्मी किया गया और लाए गए, उसको आपने उठा लिया। आपने साकिब बशीर को उठा लिया, आपने बीबीसी को लेटर भेज दिया कि आपने रिपोर्टिंग क्यों जो है वो की है कि जनाब यहाँ पर लाशें पड़ी हैं। ये नहीं कोई ढिठाई होती है। आप हलफ के ऊपर जो भी यहाँ पर आकर बात करें, आप पहले हलफ लें, उसे कहें कि
अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहेंगे कि जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे, अगर आप झूठ बोले तो आप पे अल्लाह ताला का कहर। ठीक है। आप इस बात की ऐद करके आप उनसे पूछें क्या गोली चली है या नहीं चली, क्या निहत्ते लोगों ये मैं बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया सर आपको, मैं अभी दोबारा पूछ लेता हूँ। तो हम कहेंगे जी ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं और हम गलत हैं। सर मैं पूछ लेता हूँ। एक ब्रेक, ये दहशतगर्द एक ब्रेक, के खिलाफ ये कौन? एक ब्रेक सर, एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक ब्रेक, एक नाज़िर ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईम हैदर पंचोता साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे हमें एहतजाज करने तो दे, आप तो हमें एहतजाज ही करने नहीं देते, तो पुरअमन या असलहे से भरपूर एहतजाज तो बात की बात है, एहतजाज तो हमें करने दें। बैरिस्टर साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी सर, वो कह रहे हैं पिम्स का आप लोगों ने एक्सेस बंद कर दिया, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाते, लोग जो है वो लाशें लेना चाह रहे हैं, लाशें नहीं मिल पाती, जर्नलिस्ट रिपोर्ट करना चाहते हैं, जब वो रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उनको उठा लिया जाता है। तो सर ये किस तरह चलेगा इस तरह? फिर ये तो जो राइट देता है आर्टिकल 19 जो हक देता है वो तो फिर नहीं दिया जा रहा ना सर। देखिए मंसूर साहब, सबसे पहली बात है इन्होंने ना तो कोई इजाज़त के लिए अप्लाई किया, ना कोई दरख्वास्त थी, ना कोई एप्लीकेशन थी। हाई कोर्ट में ट्रेडर्स गए, हाई कोर्ट ने कहा कि बग़ैर इजाज़त एहतजाज नहीं हो सकता और गवर्नमेंट इनके साथ इंगेज करो, और हमने इंगेज किया और संजानी की जगह पे तय हुआ कि आप संजानी की जगह पे जा सकते हैं, वहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं। यू नो अमिड्स ऑल ऑफ दिस हाई प्रोफाइल बेलारूसियन प्रेसिडेंट का जो विज़िट था, ये तमाम तर चीज़ हुई, लेकिन इन्होंने शायद बेहतर समझा कि हम डी चौक आएँ। एंड ऑफ कोर्स ये तो एक रवायत रही है, जब कोई हाई प्रोफाइल फॉरेन डेलीगेशन आई होती है पाकिस्तान में तो इनको एहतजाज उसी टाइम ही क्यों याद आता है। यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी मैं अमार मसूद साहब की देख रहा हूँ, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, और उसने बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी इनकी कैसी शहादतें, कैसी शहादत है इनकी, और ये सवाल है कि एक बंदा जिसकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी गई, जिसके कुल भी पढ़े गए, और उसको कहा गया कि वो शहीद हुआ है अलेजिडली और अपेरेंटली, और वही जो है मुलाकात कर रहा है आज अली अमीन गंडापुर साहब से, CM KPK से। मतलब ये तो इन्होंने तो खुद ही अपना तमस्खुर उड़ाने के लिए कोई जो है वो बात छोड़ी ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने लाशों पे सियासत करने की कोशिश की, इमेजिनरी लाशें, मतलब माजरत के साथ मुझे तो ये अफसोस होता है कि जिस तरह इन्होंने धावा बोला, जिस तरह ये लड़ाइयाँ करके आए और एक जंग लड़ के आए, मतलब माजरत के साथ पाकिस्तानी कौम के ये इश्यूज नहीं है। पाकिस्तानी कौम क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने कोई बात की, आपने क्या यूथ के हवाले से कोई बात की, आपने यूथ को एंगेज करने की कोई बात की, आपने। मैं सर एक सवाल, ये जो एक इंप्रेशन दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप लोगों ने पिम्स का और इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड जो है वो या साइड पे कर दिया है या जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं दे रहे वहाँ पे, ये किस हद तक बात सच है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्लियर कट ऑन एयर। देखें, जर्नलिस्ट की एक्सेस की अगर बात करें, गार्डियन, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, गार्डियन ने इनके जो क्लेम्स थे, गार्डियन ने वो रिफ्यूट किए। गार्डियन ने कहा इनके सब क्लेम्स जो है वो वेरीफाई और सब्सटैंशिएट नहीं हो सकते। ये गार्डियन की रिपोर्ट है। BBC ने जो रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा 5 बजे और 4:30-5 बजे जो है गोली चली। BBC को हमने ख़त लिखा कि आपने वन साइडेड, देखें जर्नलिस्टिक एथिक्स भी कुछ होते हैं, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, ना हुकूमत से कुछ पूछा गया, ना कोई कहा गया, और ऑपरेशन तो अपेरेंटली रात को हुआ। एलेज तो यही करती है ना PTI कि रात को लाइटें बंद करके जो है ऑपरेशन हो गया। ऑफ कोर्स लाइटें बंद हुई, शेलिंग हुई, वो इसलिए हुई कि इनको डिस्पर्स करना था। अब वहाँ पे ये बात तो नहीं है कि शाम 5 बजे या 5:30 बजे गोलियां चली और लोग वहाँ पे पिम्स या पोली क्लिनिक के, पिम्स और पोली क्लिनिक की स्टेटमेंट सामने है। वहाँ पे जो मजरूब एहलकार थे या दीगर जो लोग थे वो आए, बिल्कुल उनका बिल्कुल तिबी जो है मुआयना किया गया, उनको तिबी इमदाद फराम की गई। जो इनकी डंडों से, इनकी कीलों वाले डंडों से और गोलियों से और मुख्तलिफ पत्थरों से और बंटों से जो गुलेलों से मारे हैं इन्होंने, तो उससे वो ज़ख्मी हुए थे। ऑब्वियसली वो वहाँ पे गए एहलकार और उनको जो फर्स्ट एड थी नेसेसरी वो प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पे इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने टास्क फोर्स भी बनाई है कि कम अज़ कम ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि ऑल स्टेक होल्डर्स शुड एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दिस, और वो हैं इसका पार्ट के सामने नजर आए, आइडेंटिफिकेशन हो, पता चले क्या यू नो व्हाट एक्चुअली अनफोल्डेड दैट डे। और ये लोग नजर आएंगे आपको CCTV पे भी, जो इतना शौक है इनको CCTV देखने का।
दो तीन कमेंट करना चाहूंगी आपकी इजाजत से, दो तीन कमेंट करना चाहूंगी। एक तो जितना भी बयानिया आपको इस वक्त नजर आ रहा है ना कि जी गोली क्यों चलाई और सैकड़ों शहादतें हो गई और सैकड़ों कारकुन जख्मी हो गए, ये जो जो गिरोह, जो जो अनासिर, जो जो शख्स, जो जो इंडिविजुअल, जो जो ग्रुप आपको ये बयानिया देता हुआ नजर आएगा ना, उसमें बाइंडिंग फैक्टर कदर मुश्तरक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना, उनसे बुग़्ज़ रखना, ये आपको उन सब के दरमियान एक बाइंडिंग फैक्टर नजर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, बीबीसी की स्टोरी को बहुत कोट किया जा रहा है, ये इन रेफरेंस टू दैट डिबेट होगा जो अभी आप और मैं करने की कोशिश कर रहे थे, फेक न्यूज। इतना ज्यादा फेक न्यूज का तूफान है कि कोई भी उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। बीबीसी की स्टोरी स्पेकुलेटिव स्टोरी है, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, ठीक है। उसमें कोई फिगर्स नहीं है कि जी 4 थे शहीद मारे हुए, 5 थे, 10 थे, 12 थे, 100 से 200 थे, सो मच सो के जख्मियों की भी तादाद नहीं है, सैकड़ों। सो दैट्स अ स्पेकुलेटिव स्टोरी, नंबर 1, दैट्स एन ओपन एंडेड स्टोरी which I believe is against the journalistic norms, is against those journalistic standards, those conventional journalistic standards for even which BBC stands for, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, मैंने कहा कि फेक न्यूज का इतना तूफान है कि बड़े बड़े लोग इसकी जद में आ जाते हैं। अभी आपने पंजाब कॉलेज जो लाहौर में देखा, आपने जो पंजाब में फसादात हुए और बहुत बड़ी तादाद में होने से रोक लिए गए, उसमें भी बहुत बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े जरीदे और तमाम सोशल मीडिया कैसे उसकी लपेट में आ गया। तो मैं समझती हूँ कि बीबीसी से भी कहीं ना कहीं ये गलती सरजद हुई है। फिर उनकी खबर का टाइटल था कि बीबीसी ने क्या देखा। अगर आपने देखा तो उसकी वीडियोस, उसकी तस्वीर कहाँ है? कहाँ है वो जख्मी, कहाँ है वो शहादतें जो आपने देखी? आप देखे को सिर्फ इन रिटन फॉर्म रिपोर्ट कर रहे हैं। So that is again a journalistic norm कि आपकी जो हेडलाइन है that is misleading और आपका जो कंटेंट है that is something else, number 1। नंबर 2, इस सारे कजिया का हल जुडिशियल इंक्वायरी है। टास्क फोर्स हुकूमत ने बनाई, बहुत अच्छा किया, बट आई बिलीव कि हुकूमत को जुडिशियल इंक्वायरी ओपन कर देना चाहिए फोरम। अगर हुकूमत के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं तो ले आए जुडिशियल इंक्वायरी के पास, जुडिशियल कमीशन आप कायम कर दें। इसमें जितनी ताखीर होगी उतनी कंफ्यूजन बढ़ेगी, उतनी नहीं तो गरीदा साहिबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तो जुडिशियल कमीशन में भी एतराज होगा डेफिनेटली, उनको जजेस के ऊपर भी जो इस पे आगे चल के बात कर लेते हैं। मेरा एक और पॉइंट कि अगर तो वाकई 12 शहीद हैं और आपके सैकड़ों जख्मी हैं और आपको सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, तो माशाल्लाह नईम साहब भी कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, बैरिस्टर अकील भी कानूनदान हैं, सियासतदान हैं। जितना थोड़ा बहुत कानून मैंने लोगों से सीखने की कोशिश की है अपने ये सहाफत की तालिब इल्मी में, तो एक दरखास्त डाल दें कि जी हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, किसी भी अदालत में डाल दें, कहीं पर भी दरखास्त डाल दें कि जी हमें फलां क्लिनिक की, फलां जगह की हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाए। और जितने कारकुन रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे आपके शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, किसी एक का भी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कहीं पर मुकदमा डाला गया है, कोई एफआईआर कटवाई गई है? अगर आप कहते हैं कि स्टेट हमें नहीं कटवाने देती या हुकूमत हमें नहीं कटवाने देती, तो मेरा ख्याल है, मुझे गाइड करें बैरिस्टर अकील साहब और नईम साहब भी, कि मेरा ख्याल है कि वो 21 या 22A या B कुछ है, उसके तहत आप खुद डाल सकते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। मैं पूछता हूँ 22A मैं पूछता हूँ आप करवा सकते हैं। नईम साहब, अभी तक कोई एक भी पर्चा क्यों नहीं करवाया गया? नईम साहब, आपको किस पे एतबार होगा सर अगर ये इस मामले की इंक्वायरी करानी है? कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके ऊपर आपको एतमाद होगा कि हाँ यार अगर ये जाके तहकीकात करें ओके वाकई कितने अफराद शहीद हुए, उनकी तादाद क्या है, कितने जख्मी हुए, किस अथॉरिटी पे, किस शख्सियत पे आपको एतबार होगा? नईम साहब। मंसूर भाई देखें, इसके लिए जुडिशियल कमीशन जो है वो बने, वो बेस्ट ऑप्शन है और उसके तरीके ये ही जो है वो सारी तहकीकात हों। और जहाँ तक बात है शोधा की, तो शोधा की मैं आपके सामने जो है वो नाम भी ले देता हूँ। हमारे पास वीडियोस वेबसाइट के ऊपर हमने लिंक भी दिया हुआ है, अगर गरीदा साहबा ने या किसी और दोस्त ने नहीं देखा तो वो जाकर वहां पर देख ले, सर्च कर ले। वहां पर हमने पूरी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि कोई डेथ सर्टिफिकेट दिखा दें, वो भी वहां पर अपलोड किए हुए हैं और उनके नाम, उनके गांव का नाम, उनकी तस्वीरें, जैसे वो उनको जिस तरह शहीद किया गया, वो जो उनकी जो है वो फौत हुए जो उनकी तस्वीर है, जैसे उन्हें कफन में लपेटा हुआ है, जैसे वहां पर जनाजा पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज है, देखें जनाजों के सबूत हम दे रहे हैं, लोगों के ऊपर गोलियां चली हैं, वो वीडियोस हमारे पास है, वो हम ऊपर लगा रहे हैं।
लोग जो हैं वो हमारे वहां पर MP MLA जाकर उनकी फैमिली के साथ ताजियत कर रहे हैं, वो हमने वीडियो लगाई है। जब आपने गोलियां चलाई हैं, जब आपने शहीद किया है, जो सामने सारी वीडियो नजर आ रही हैं, तो फिर हमारे पास बंदूकें होती, असला होता, तो वो हमारी तरफ से भी चलता ना, वो हमारी तरफ से भी चलता। वो क्यों नहीं चला? वो क्यों नहीं चला असला? ये आप एक टेबल के ऊपर 10 बंदूकें रखकर या 50 बंदूकें रखकर आप कह देंगे कि ये मंसूर है, उसने असला जो है वो लेकर आया। मेरे देना पा दो ताड़ी मेहरबानी, मुझे बीच में कहां से लिया है? मुझे आप कहां से बीच में? मैं ब्रेक ले लेता हूं, मेरा नाम आ गया, मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 24 तारीख का एहतजाज, फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसी हवाले से बात हो रही थी। ब्रेक से पहले पंचोता साहब ने यह कहा है कि जुडिशल कमीशन बना दें, हमें पूरा उसके ऊपर एतबार होगा। बैरिस्टर साहब, आप खुद एक कानूनदान हैं, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, इससे किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है इनकी इतने टॉल क्लेम्स जो उन्होंने किए, और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सैकड़ों से लेके 200 से लेके 1000 से लेके 100 से लेके 40 से लेके 28 से लेके 12 पे ये तमाम तर बात आई है। इनकी अपनी ही बात में वो वज़न नहीं रहा और कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं अभी ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया कि अमार मसूद साहब ने जिक्र किया कि जिसका इन्होंने क्लेम किया कि उसकी शहादत होगी और उसके जनाजा भी गायबाना पढ़ दिया और कुल भी कर दिया और उनके साथ फिर मुलाकात की थी। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। सर, आप अगर जुडिशल कमीशन बना दे बैरिस्टर साहब, तो मेरे ख्याल में उससे रिजॉल्व नहीं हो जाएगा इशू। मैं उसी पे ही आ रहा हूं। देखें, PM साहब ने, मैंने अगेन जो जिक्र किया कि टास्क फोर्स बनी है, ऑब्वियसली ये आए तो सही, कोई बात तो करें। ये टीवी पे कह देना या थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देना कि जुडिशल कमीशन बना दें, आप हमारे साथ एंगेज तो करें। बिल्कुल एक किस तरह बैरिस्टर साहब किस तरह एंगेज करें? वो पहुंच चुकी हैं, SMS भेजें आपको, मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर उन्होंने बात कह दी, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, बात खत्म होगी। देखिए, बिल्कुल अब आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही कि अच्छी तजवीज़ है, लेकिन कोई देखें एंगेजमेंट। ये दो सहाफ़ी बैठे हुए यहाँ पे, तलखी और इतनी, आपके इस प्रोग्राम में 2 सहाफ़ी बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, गरीदा फारूकी साहब बैठी हुई है, हम दोनों का ही कमीशन बना दे, हम तहकीकात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आपको एक्सेप्टेबल होगा? ये आप पूछ लें कि हमें, हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या PTI और या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को ये एक्सेप्टेबल होगा या इसमें से कोई हड़ीके नहीं निकलेंगी? नहीं, मैं तो पंचोता साहब को मेरे ख्याल में इनकी मर्जी का बंदा लगे और फिर वही जो है वो उसकी देखे। नहीं, मैं एक सहाफ़ी होने के नाते मैं तहकीकात कर लूंगा। पंचोता साहब, आपको कोई एतराज? देखिए, कमीशन जो है, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि कमीशन बने और CCTV फुटेजेस जो हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हों या वहां पर तमाम सड़कों की हों, वो अब तक क्यों नहीं रिलीज की गई? जब आप दिखा रहे हैं कि सर, वो कह रहे हैं आप उनसे एंगेज करें ना पंचोता साहब, आप उनसे एंगेज करें, उनसे मिलें जाके, बैरिस्टर साहब से अभी मिलने सर जाके, अभी हमें आपके हमारे पास इनका एड्रेस है, आपको बताया था, अदरवाइज है पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिल्कुल नहीं। देखें, हम तो जिस जगह पे, जिस फोरम के ऊपर इस्तदा करेंगे, हम तो वो अपनी एक बाकायदा तौर पर पिटीशन के जरिए करेंगे और हमारी उस पर वर्किंग जारी है। हम तो कोई नहीं यहाँ से भी, जो खुद हमें पहले से ही कह रहे हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, कोई बंदा नहीं। अच्छा, आप ये अच्छा चलें, एक और पंचोता साहब, कोई स्पेसिफिक जज आपको चाहिए या कोई भी जज चलेगा, इसमें तो कोई इतराज नहीं है? नहीं, जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट जजेस को ना, उसमें इंडिपेंडेंट जजेस डाले जाएं। सर, वो आप लोग जजों में भी नाराज हो जाते हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पहले से बता दें। मैं आप इस चीज का गवाह हूं कि कल मेरा ड्राइवर और मेरे एक दोस्त है, उनका ड्राइवर इकट्ठे कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हम एक जगह पर खड़े हुए, मतलब पूछ रहे थे कि हमने उस जगह पर, किस जगह पर मैंने भेजा था, तो साथ डाला है, उसने आकर कहा है जनाब के चेक कराएं जी कौन है। महसूस किया ना, क्योंकि भाई लोग एक जो है उसकी शक्ल जो है अपना ID कार्ड चेक कराएं, यानी पश्तून अगर आप हैं तो फौरन उठा ली जाएगा। और इसके सैकड़ों गवाह हैं, एयर वाई के रिपोर्टर्स बता रहे हैं, दीगर बता रहे हैं कि पठानों के ऊपर सख्ती कर दी गई है कि ये जो है ना, ये हमारे की मुखालिफ हैं, ये हमारे जो हैं ये एहतजाज के लिए आते हैं, ये इमरान खान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया। पंचोता साहब, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अकील, बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम जो है वो हम पेश करेंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।